और आशु भाई क्या हालचाल। बढ़िया भैया एकदम ब्यूटीफुल। तो यार ये ऐसा सुनने में आ रहा है कि दुनिया खाप पंचायत बनती जा रही है और इसका सरपंच है वो अमेरिका बन रहा है। नहीं नहीं, अमेरिका नहीं बन रहा, डोनाल्ड टाऊ बन रहा डो- डोनाल्ड टाऊ, अच्छा है। अच्छा। डोनाल्ड टाऊ तो पास के पड़ोस के गांव के सरपंच को रातों रात उठा लिया। यार वो उसका अवार्ड चोरी करके ले गए, अच्छा। है ना। उसको नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला ना, इसके लिए। नहीं ये तो गलत हुआ, लेकिन सुनने में तो ऐसा आ रहा है कि नोबेल वालों ने वेनेजुला की वो उस महिला को प्राइज इसलिए दिया कि भाई तू ये रख ले लॉलीपॉप, और तेरा राष्ट्रपति तो हम उठाएंगे। यार ये सेम चीज हुई थी बांग्लादेश में अच्छा। कि एक नोबेल पुरस्कार वाले को ढूंढो, उसकी बढ़िया इमेज बनाओ, पीआर करो, और फिर बाद में उसको जाके राष्ट्रपति बना दो या प्रधानमंत्री, जो भी जिस देश जो का। भी, हाँ। और सेम किया उसको भाई, वो बेचारा घर में बैठा था, लोगों से मिल रहा था, उसको उठा लिया। अब वो कहाँ बैठा था ये इम्पोर्टेंट है। ला- नहीं नहीं नहीं, सबको लग रहा है कि वो अपने घर में बैठा था। अच्छा। वो देश दुनिया के सबसे बड़े ऑयल भंडार में बैठा है, ये इम्पोर्टेंट है। और ये भी नहीं है कि अमेरिका को वो ऑयल चाहिए या नहीं, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। चाइना को वो सबसे ज़्यादा ऑयल सप्लाई करता है, अच्छा। ईरान सबसे ज़्यादा चाइना को सप्लाई करता है। उसको तो चाइना की चाचा वाली सप्लाई रोकनी थी कि मेरा छोटा भाई कैसे तरक्की कर ले, पहले उसकी जड़ें काटो, अपना पेड़ तो बाद में उगा लेंगे। तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं अपन। हम्म। अमेरिका पहली बार तो ऑयल के लिए कर नहीं रहा है। जी। पहले वो इराक के साथ ऐसा कर चुका है। हम्म। ठीक है। उससे और इसमें, इन दोनों में कुछ रिलेशन आप बता सकते हो या फिर क्या फर्क है, क्या है? ये फर्क इतना है कि ये आग अमेरिका के घर के थोड़े से करीब पास में लगी है। अच्छा। ठीक है, इसको लगाने में अमेरिका को ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादा दूर से लोग आएंगे नहीं लड़ने के लिए। यहाँ पे तो अमेरिका के घर की बात है। दूसरी बात, यहाँ पे अमेरिका कहेगा भैया ये ड्रग सप्लाई करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ब्रेन्स लगा दिए उसने। तो इसके लिए इराक और यमन में जो उसने किया, वो उससे ज़्यादा बेटर है, मतलब उससे आसान है। तीसरा, रिलीजन एक कॉन्सेप्ट, जो यहाँ पे रिलीजन जो है वो क्रिश्चियनिटी ही है। तो अपने अपने वालों को बेवकूफ़ बनाना ज़्यादा आसान है, रादर देन दुनिया को पोर्ट्रेट करना है कि यार नहीं, इस्लाम में ज़्यादा दिक्कतें थी या इस्लामिक लोगों को परेशान करने में। तो ये वहाँ से लेके अभी तक आसान बहुत है। बस ये है कि अब अमेरिका कभी किसी की टांग नहीं अड़ा पाएगा, किसी को ये नहीं बोल पाएगा कि मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन पीस है, जब आपने किसी को घर से ही उठा लिया। लेकिन मेरे को लगता है कि अमेरिका ऐसा ठीक है, खासकर ये डोनाल्ड ट्रम्प अपने, ये फिर से वैसे ही करेंगे। और अब मेरे को लग रहा है और जोर से पीस मांगेगी कि देखो मैंने राष्ट्रपति को उठा उठा लिया, नहीं तो लड़ाई हो जाती है, अब मेरे को फिर से पीस प्राइज दो। एक तो वो उसने आज के इंटरव्यू में बोला है कि मेरे को तो पीस प्राइज चाहिए, पर नोबेल जो कमेटी है उन्होंने कहा है कि आप ना तो इसको शेयर कर सकते हो, ना आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो। तो इस बार तो नोबेल पुरस्कार उसको नहीं मिलेगा। मे भी शायद, जैसे अपने यहाँ पे हिंदुओं में होता है कि अगले जन्म में बुढ़ापा सुधार ले, कोई पाठ पूजा कर ले। वो भी ठीक है, लेकिन जब बराक ओबामा को दे दिया हाँ हाँ। तो इसका कहना भी गलत नहीं है। भाई कुछ ज्यादा बीस तो दुनिया में बराक ओबामा भी नहीं ले पाया था। हम्म। उसके टाइम पे भी जो अमेरिका ने गुंडागर्दी करी थी वो करी थी, जो करनी थी। सबसे ज्यादा लोग मारे थे। सबसे ज्यादा लोग मारे थे। अब बेचारा ये थोड़ा ईमानदार आदमी लगा मेरे को, कि वही कह रहा है कि मेरे को चाहिए, पीस प्राइज चाहिए, तुम लोग दे नहीं रहे हो, अब देखो मैं क्या करता हूँ। तो ये जो एक क्लास का बिगड़ैल बच्चा नहीं होता कि या तो मॉनिटर बना दो, हम्म। नहीं तो बदमाशी मैं ही करूंगा, वैसा कुछ नहीं लग रहा आपको? नहीं, इसमें बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे यहाँ पे गरीबी, सिंगलहुड या अनमैरिड, सिंगल है या नहीं पता नहीं, बट अनमैरिड, ऐसी चीज़ों को बेच के आप पॉलिटिकल लिवरेज लेते हैं। ठीक है, वहाँ पे भी बराक ओबामा वॉज अ ब्लैक गाय कमिंग फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड, नेटिव, मतलब नेटिव उसके अफ्रीकन्स थे, तो उसके पास एक 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 अप्रोच थी उसको पिच करने की उस चीज़ को। अब अक्स नोबेल पुरस्कार ऐसे आदमी को जाता है, तो उस कमेटी की भी वाहवा होती है, और एक छोटा पर्सपेक्टिव भी बनता है दुनिया के अंदर कि देखो हम प्रोग्रेसिव हो रहे हैं। अब अमेरिका, एक अमेरिकन प्रेसिडेंट जो अभी है डोनाल्ड ट्रंप, इज अ वाइट गाय, रिच पर्सन, खानदानी रहीस। खानदानी रईस और ठेठ अमेरिकन।
उसको ये सब देने में, नोबेल पुरस्कार देके क्या फ़ायदा हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। ये तो यही कहेंगे कि इसने खरीद लिया, जैसे शाहरुख खान ने आईफ़ा खरीद ली है, जो क्लेम किया जाता है। क्या फ़र्क पड़ गया उससे? ये बात तो बिल्कुल सही कही है आपने। एक इरफ़ान खान को आप पुरस्कार दीजिए, आईफ़ा, तो वो ज़्यादा चर्चा में आएगा, जबकि आप एक रणबीर कपूर को या किसी और को दीजिए। लेकिन इंडिया में तो ख़ैर देना बनता है, क्योंकि इंडिया में अगर पैसा और पावर नहीं चलेगी तो हमारा तो विश्वास उठ जाएगा पैसे और पावर से। हाँ, उसे कमाई क्यों? क्यों, हाँ, तो रणवीर कपूर को तो और इनको तो सबको मिलना चाहिए। हुँ, खैर, टॉपिक से हम शायद दूसरी तरफ चले गए। कोई बात। तो ये अमेरिका ने वेनेजुएला में तो करवा दिया, वो करवा दिया। ये ईरान में कौन क्या करवा रहा है भाई? भाई ईरान के अंदर रेवोल्यूशन जो आया था, अब ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है। अच्छा। वो क्या है कि कॉन्टिनेंट बदल जाता है ना जैसे ही, वहाँ पे राइट्स और इन सब की बातें ही बदल जाती है। अब उनको लग रहा है कि वहाँ पे यार तस्वीर जला के सिगरेट अगर किसी ने नहीं पी, वो बहुत वायरल हो रही है वो फ़ोटो। अब बताओ उसका ट्रेंड तो यार चालू हो गया है। यहाँ पे हमारा कबीर सिंह पी रहा था, है ना सिगरेट, तो उसको मतलब एंटी वुमेन एकदम क्लेम किया, एंटी फेमिनिस्ट था, है ना? तो पर अब अगर कोई पिए किसी आदमी की तस्वीर जला के, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो वो ट्रेंड ट्रेंड हो गया है बिल्कुल। ईरान में जो पिछला रेवोल्यूशन था वो 1979 में आया था। हाँ, उससे पहले तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। फिर कुछ लीडर आए कि हम इस्लामिक स्टेट बना देंगे इसको और बहुत डेवलप करेगा और यही फ्यूचर है। तो इतने सारे साल लग गए इनको ये समझने के लिए कि ये गलत राह पे चल रहे हैं। नहीं, 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 राह एकदम सही थी इनकी, अच्छा। कोई दिक्कत नहीं था। रेवोल्यूशन से पहले तेल कंपनियाँ अमेरिका को तेल देती थी। उसके बाद जैसे ही रेवोल्यूशन आया और तेल देना अमेरिका को बंद कर दिया। ठीक है। कैसे-कैसे आपने अपनी गाड़ी चलाई, कभी आपने रशिया के साथ डील करी, कभी आपने चाइना के साथ डील करी, आपने पाकिस्तान के साथ भी डील करने की कोशिश करी, बट आपकी सऊदी अरेबिया से नहीं बनी, और सऊदी अरेबिया का जो फादर है वो है अमेरिका, विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी। तो अमेरिका को उसकी नीड महसूस नहीं हुई उस वक़्त कि अब इस रेवोल्यूशन को ख़त्म किया जाए। पर जब ईरान का सारा तेल चाइना खरीद रहा है विदाउट जो बाईपास कर रहा है यूएस के सैंक्शंस को, तब अमेरिका को एक मेजर नीड महसूस हुई कि भैया उसका गला दबाना ज़रूरी है। यहाँ पे ईरान और वेनेज़ुएला दिक्कत नहीं है। ये खेमानी अगर किसी और को तेल बेचे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस चाइना वो तेल ना बेचे। क्योंकि उसकी जो इकोनॉमी है चाइना की, वो ये लोग चला रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ये मुद्दा है, ये तेल के ऊपर है या धार्मिक भी है या फिर स्वतंत्रता पे भी है? क्योंकि अगर किसी देश में आप जाके ये कह दोगे कि आपको ये हिजाब पहनना ही पहनना है, आप इसके बिना बाहर नहीं जा सकते, ये चीज़ तो गलत है। हाँ, डेफ़िनेटली गलत है। मतलब आप किसी को रेगुलेट मत करो, आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। तो ये जो रिवॉल्यूशन है ये अमेरिका द्वारा स्पॉन्सर्ड है, लेकिन कहीं न कहीं गलती उनकी भी है, जो अभी सरकार में बैठे हैं। हाँ, उन्होंने एक सूटेबल फर्टाइल लैंड दे दी उनको रेवोल्यूशन कराने के लिए। ये बात तो सत्य है कि आपने परिस्थिति ऐसी पैदा कर दी कि यहाँ पे अब जाके फ्रीडम के लिए लोग आवाज़ उठाएँगे। और बट उसको फ्यूल, एक तो होता है ज़मीन उपलब्ध कराना, फिर होता है एक बीज देना और उस पे पानी और पोषण देना। वो अमेरिका कर ही रहा है। इनके जो इधर हैं, इनकी जो रूट्स हैं, सुनने में आया है वो कश्मीर से जुड़ी हुई है कहीं न कहीं। हाँ, हाँ, वो कश्मीर कश्मीर के हैं, उनकी ब्लड लाइन कश्मीर से है। अच्छा। स्कूल ऑफ थॉट भी कश्मीर है। उनका एक जब हिंदू ब्राह्मण्स को जब ये यहाँ से कश्मीरी पंडितों को जब ये निकाल रहे थे, जब कश्मीरी पंडितों को वहाँ से निकाला गया, तब उनके काफ़ी सारे पोस्टर्स थे, अच्छा, जहाँ पे दिखाया जा रहा था कि कैसे कश्मीर के अंदर आप एक इस्लामिक स्टेट को बनाया जाएँगे। मतलब जैसी क्रांति ये लोग ईरान में लेके आए, वैसी की वैसी क्रांति ये कश्मीर में ले आएँगे। हाँ, प्रयास ज़रूर था अच्छा कि हम इसको एक इस्लामिक स्टेट बना देंगे, बट ऐसा हो नहीं पाया। बट बात ये है ना कि आपने जैसा कहीं और किया था, खराब किया था, लोगों को निकाला था, आज आपके लिए प्लेन तैयार है, आप कभी भी मॉस्को भाग सकते हो। ये तो लॉ ऑफ कर्मा है। लॉ ऑफ कर्मा है। पर मुझे ऐसा लगता है भाई साहब, इन्होंने ना दुनिया को शतरंज के की तरह बाँट लिया है, शतरंज के खेल की तरह। अच्छा, कि भैया ये तेरी साइड, ये मेरी साइड।
ओशो ने कहा था ये दोनों आपस में कभी नहीं लड़ेंगे, ये सबको लड़ाएंगे कि भाई तू वेनेजुला रख ले, मैं यूक्रेन रख लेता हूँ, तू एक काम कर, तू ताइवान से चला जा लेके। अब 3 खेमे हो गए ये पूरे, लेकिन रशिया और चाइना तो कभी आपस में लड़ेंगे नहीं। राहुल वो तो सोशलिस्ट सोशलिस्ट कम्युनिस्ट भाई भाई वाला फंडा अपनाएंगे। भाई। तो आपको क्या लगता है इस पूरे त्रिकोणीय संघर्ष में हम्म, कौन ज्यादा पावरफुल होगा, और इंडिया किसकी तरफ होगा, या फिर इंडिया की तरफ कौन होगा? इंडिया किसी की तरफ नहीं होगा, और ना इंडिया की तरफ कोई भी नहीं होगा। बस इंडिया को पीओके चाहिए, कौन दिला रहा है? कोई नहीं दिला रहा। नहीं, ये को तो मूड की बात है, देखो अगर अपना इधर होगा तो अपन ले लेंगे, कौन रोक लेगा? अरे भाई साहब, आप है ना ईडी को भेज के कागज नहीं ले पाए हो। लेकिन ममता नहीं नहीं नहीं, बात ईडी ईडी को भेज के आप कागज नहीं निकाल पाए, वो भी आईपैक के ऑफिस में दीदी पहुंच गई। आप कहा कश्मीर ले पीको के ले लोगे यार? सवाल कर दो। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, ये नहीं हो पाएगा। डेफिनेटली नहीं, मेरे को नहीं लगता, फिलहाल तो मेरे को बिल्कुल। मोदी अमित शाह नहीं कर पाएंगे? आई डोंट थिंक सो, अब उनका इलेक्शंस पे ध्यान है। अच्छा, योगी जी कब आने का इंतजार करे, उनसे कुछ उम्मीद है? मैं तो ना मलमास उतरने का इंतजार कर रहा हूँ। कई सारी स्टेट्स के अंदर रीशफल होने वाला है, हम उसमें खुश हैं। हमारे प्राइम टाइम पे नेता बदल जाए, उसी कास्ट पता चल जाए, इतने में हम लोग खुश हैं। हमारे को पीओके में क्या लेना देना। और वैसे मुझे लगता है कि फालतू में अगर पीओके मिला भी लेंगे तो पाकिस्तान की प्रॉब्लम ही अपने अंदर आएगी, कुछ आने जाने वाले चीज तो है नहीं। जो एक बीमार देश है, उसकी भुखमरी, और उसको उसको और बाद में पेंशन देनी पड़ेगी उसको, और बाद में राशन पहुंचाना पड़ेगा, हमारे लिए तो लाइबिलिटी हो जाएगी वो एक। ये सब तो फाइनेंशियल कॉस्ट होगी कि आप एक बीमारू स्टेट को कैसे सुधारते हो। जैसे कोई भी हिमालयन स्टेट के लिए अपन करते हैं कि ज़्यादा बजट सैंक्शन कर दिए। आप उस आइडियोलॉजिकली ड्रिवन लोगों को अपने देश में लेके आ रहे हो, इनको फ्री की खाने की आदत पड़ चुकी है, यूएन, द वर्ल्ड बैंक और इन सब से। हाँ, तो मतलब भिखारी लोगों को नहीं लो तो ही अच्छा है। आपने तो पीओके वाला मामला रहने दो। मतलब अपन इतने ना बड़े स्ट्रैटेजिस्ट नहीं है, बट आई बिलीव कि उनके जो आइडियोलॉजिकली ड्रिवन लोग जो अपने देश में अगर आ भी गए, उनका क्या करेंगे? बांग्लादेश से आ गए ना, अभी तक हम नहीं निकाल पाए। एंड इट इज़ अ वेरी सीरियस इशू। सूडो लिबरल बनने का कोई फायदा नहीं है। आप बांग्लादेशियों का सोल्यूशन आज तक नहीं निकाल पाए। लगभग 5 करोड़ बांग्लादेशी, इलीगल बांग्लादेशी इंडिया में है, ऐसा मैंने सुना है, पता नहीं इसमें सत्यता कितनी है। लेकिन अगर इसका 40-50% भी हो जाए तो बहुत। काफी ज्यादा है, बिल्कुल। बहुत ज्यादा। मतलब आप एक समझिए कि एमएलए के चुनाव के अंदर जितने वोट चाहिए होते हैं, उससे तो बहुत ज्यादा मतलब आप एक एमपी का, एक स्टेट का चुनाव आप इधर उधर कर सकते हो अगर आप एक बड़ी लाज कर सकते हो। और ये चीज सत्य है, बस वेस्ट बंगाल के अंदर ये चीज होती है। बिल्कुल। अभी कुछ वीडियोस देखने को मिले हैं वेस्ट बंगाल के, जिसमें कुछ लोग वीडियो बना रहे थे और उनको बहुत बुरी तरह से मारा गया, और पुलिस ने जैसे तैसे करके उनकी जान बचाई। तो वेस्ट बंगाल तो आप जैसा बता रहे हो, स्थिति बहुत खराब है। और अगर ये कंडीशन नहीं सुधारी गई इलीगल इमिग्रेशन की, तो शायद स्थिति और खराब हो सकती है। डेफिनेटली, मतलब उसमें तो हमारा इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेटन है। तो आशु भाई तो आशु भाई ये यार, उमर खालिद का क्या सीन चल रहा है? उमर खालिद को ये क्या नेशनल मंडेला बना के मानेंगे क्या? ये एक बात बताओ, सर्दियों के दिन थे, गर्म कपड़े लोगों ने डाल रखे थे, जेएनयू से आवाज आई, हमने 12वीं पास करी थी कि भाई पता नहीं कैसे कैसे कश्मीर के अगेंस्ट नारे लग गए, एंटी नेशनल स्लोगन्स लग गए, टुकड़े टुकड़े गैंग वॉज अ न्यू टर्म इन द लाइक इन द डिक्शनरी। आज वो लोग कहाँ हैं? कौन से वाले, जो नारे लगाने वाले, या फिर जो बोलने वाले कि भाई नारे लगे थे? जो नारे लगे थे, जो बोल रहे थे, वो तो बढ़िया डीडी न्यूज के अंदर बढ़िया पैकेज पे बैठे हैं। अच्छा। ठीक है मिस्टर चौधरी, पर जिन्होंने नारे लगाए थे, कन्हैया क्या बने? कांग्रेस के बड़े नेता बन गए। ठीक है, कांग्रेस के, पब्लिक के नहीं बने अभी तक वो। बट हाँ, वो बढ़िया अच्छे ब्रांडेड जूते पहन के डॉक्टरेट वॉक्टरेट हो चुकी है, मतलब वॉक कर रहे हैं मिस्टर गांधी के साथ। जो महिला थी, राशिद आई गेस उनका नाम था, रशीला या राशिद जो उनका नाम था, वो अब बीजेपी का झंडा लेके कश्मीर में घूम रही है।
अच्छा, ठीक है। और जो उमर खालिद थे, वो अपनी एकदम बेंचिंग सेट कर चुके हैं कि जिस दिन वो आर्मी जेल से बाहर निकला, पक्का वो चुनाव जीत जाएगा, चाहे वो इंडिपेंडेंट कहीं से भी लड़े। अच्छा। और थैंक्स टू मिस्टर आई मीन थैंक्स टू दिस गवर्नमेंट ओनली कि उसको सही में जो आपने वर्ड यूज़ किया मंडेला बना के छोड़ेंगे, एक नेशनल लीडर बना के छोड़ेंगे। एटलीस्ट सूडो लिबरल्स के अंदर वो बहुत बड़ा लीडर बन चुका है। जो लोग सुबह उठ के हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि हाँ यार सरकार बहुत ही ज़्यादा गलत कर रही है, वो ये नहीं देखते किसको बेल मिली है, बट हाँ अननेसेसरी उसको रोक चलाया। कांग्रेस ने भी उमर खालिद का प्रचार करने में तो कमी नहीं छोड़ी है। कुणाल कामरा एक अपने शो में कह रहे थे, क्योंकि मैं हिंदू हूँ इसलिए मैं बाहर हूँ, अगर मैं मुस्लिम होता तो मैं भी उमर खालिद की तरह अंदर होता। वो सिर्फ उसका सिर्फ गुनाह इतना है कि वो मुसलमान है इसलिए अंदर है। स्वरा भास्कर ने भी कल ही ये चीज़ रिपीट की है सेम। तो ये लोग उस अपराध को एक मजहब या फिर धर्म के पीछे छिपाना चाह रहे हैं, कांग्रेस वाले। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी ऑडियंस और उनका वोट बैंक वही है। वही है, तो वो ये तो एक जनता को बेवकूफ बनाने वाली बात हो गई। वो तो बताएंगे, वो अगला अपना धंधा कर रहा है, उसमें क्या मतलब, उसमें क्या दिक्कत है। बट जो धाराएं लगी है उसमें एक तो पहली बात जल्दी से बेल नहीं मिल सकती, दूसरी बात आपने इतने दिन ट्रायल में रख दिया। बड़ी बड़ी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज 2020 के अंदर जो दंगे हुए दिल्ली में, उसके बाद से अभी तक उसको इन्वेस्टिगेट करके और प्रॉपर एक चार्जशीट पेश नहीं कर पाए। वो अपने आप में क्वेश्चन मार्क जरूर लाता है, बट उसके अंदर उसको अगर आप धर्म के अंदर देखते हो तो इसमें तो उनका और फायदा हो रहा है कि वो धर्म के नाम पे रोटी सेक के एक बड़े लीडर बन रहे हैं। वो ये क्यों नहीं बताते कि उनके फादर जो हैं उमर खालिद के, वो एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से बिलीव कर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के ताल्लुक रखते थे जो कि ऑलरेडी बैन है। मैं ही नहीं कह रहा कि उन्होंने ही सब कुछ किया है, बट स्वरा भास्कर अगर ये बात कह रही है तो वो पूरी बात क्यों नहीं बताते, ये बात। उनका एजेंडा जो है वो शायद इतना ही है कि देश को गुमराह रखो, देश को एक अंधेरे में रखो। जो लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं उनको बेवकूफ़ बनाते जाओ। बहुत बड़े कांग्रेस लीडर ने बहुत पहले एक स्टेटमेंट भी दी थी कि ये लोग जो नाली में पड़े रहना चाहते हैं उनको नाली में पड़ा रहने दो। ये सही बात है, वैसे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को नाली में ही स्वर्ग लगता है तो अगर उसको फ्रीडम है तो रहने दो, क्या दिक्कत है। पर अगर आप ये देखिए, आपको स्वरा भास्कर जी कभी ये नहीं बताएंगे कि शी हैज एन अपॉर्चुनिटी टू मैरी अ इंटरफेथ गाय। थर्ड, उनके जो फादर हैं या मदर हैं वो जेएनयू के अंदर खुद एक प्रोफेसर हैं। जब आप एलीट बैकग्राउंड से आने के बाद ऐसी बातें करते हैं ना, ये आपको शोभा नहीं देता। आप वही चीज, वही स्ट्रगल कोई अगर दलित कर रहा है तो आप वो चीज उसको, आप उसको कितना अहम नहीं देते। दलित दलितों की स्थिति मुस्लिम से ज़्यादा खराब है आज के अगर अपन ये देखें तो उन पे ट्रायल ज़्यादा है। बट आपको ये लोग कभी भी दलितों के लिए बोलते हुए नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उनका ऑडियंस कैटर नहीं हो रहा है। जब तक वो एंटी हिंदू नहीं बोलते, ये नहीं है कि वो प्रो मुसलमान है, बिल्कुल भी नहीं। अगर प्रो मुसलमान इस देश के अंदर लीडर्स होते तो वहाँ पे एजुकेशन लेवल बहुत अच्छे होते। केवल उनके साथ बुरा किया गया, उनको बेवकूफ़ बनाया गया और उनकी गरीबी और लेस एजुकेशन को फ़ायदा उठाया गया और उसको एंटी हिंदू दिखाया गया। अब कुणाल कामरा और स्वरा भास्कर केवल एंटी हिंदू हैं, ना कि वो प्रो मुसलमान हैं। बिल्कुल। दिस इज़ हाउ यू आई मीन कीप योर वर्ड्स। वो वाली। बिल्कुल।